हेलो, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बिलियन चैप्टर के फोर्थ लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मोल अंश। तो बिना देर किए हुए हम लोग मोल अंश को समझने का प्रयास करते हैं कि मोल अंश क्या है, मोल अंश किसे कहते हैं और मोल अंश किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। मोल अंश अपने आप में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए एक शानदार टॉपिक में से एक है। मोल अंश अच्छा तरीक़ा से आना चाहिए, बिकॉज इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि किसी भी टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस होते हैं, इस सीरीज के दौरान मैं उसे करवाता हूँ। तो आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल पाए, एनसीईआरटी बेहतर तरीक़ा से डील कर पाए, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और देखिए मोल अंश किसे कहते हैं। तो भाई मोल अंश किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए हम बिलियन के इवेंट पर चलते हैं। बिलियन ना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कम से कम दो कंपोनेंट तो चाहिए, एक विलय और दूसरा विलायक। ये दोनों मिल जाता है तो बनता क्या है, ये दोनों मिलकर बिलियन बना लेता। नहीं सर, ये दोनों का दोनों मिलकर बिलियन बना लिया। बिलियन के अंदर विलय का मोल स्मॉल n है, विलायक का मोल कैपिटल N है। अब जो बिलियन बना वो हो गया स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले इसे हम डिफाइन कर लेते हैं कि मोल अंश किसे कहते हैं। तो देखिए मोल अंश किसे कहते हैं, किसी बिलियन के, चाहे कोई भी बिलियन हो, किसी बिलियन के प्रति एकांक का मतलब प्रत्येक एक ना, प्रति एकांक मोल में उपस्थित अवयवों के मोल को, जो भी अवयव होगा उसके मोल को, अवयवों के मोल को क्या कहते हैं सर, तो मोल अंश कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे x से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये मोल अंश का डेफिनेशन हो गया, x से सूचित किया जाता है। तो भाई मोल अंश तो समझ में आ गया कि कोई भी बिलियन है, जैसे मान लीजिए इस बिलियन का एक मोल है, बिलियन के एक मोल में विलय अगर 0.2 मोल है तो विलय का मोल अंश 0.2 हो जाएगा। 0.3 मोल है विलय का एक मोल के अंदर, तो 0.3 मोल अंश हो जाएगा। अब इस मोल अंश को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 विलय का मोल अंश अलग कैलकुलेट होगा, विलायक का मोल अंश अलग कैलकुलेट होगा। जिस कंपोनेंट का मोल अंश हमें निकालना है ना, जैसे विलय का मोल अंश निकालना है x विलय, तो हम विलय के मोल में भाग दे देंगे। भाई किसके मोल से भाग दे देंगे, बिलियन के मोल से भाग दे देंगे, तो डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगा। किसी बिलियन के प्रति एकांक मोल में उपस्थित विलय के मोल को विलय का मोल अंश कहते हैं, विलायक के मोल को विलायक का मोल अंश कहते हैं। जो अवयव होगा उसका मोल अंश हो जाएगा, और इसी को हम आप लिख सकते हैं x विलय, यानी विलय का मोल अंश बराबर n विलय। भाई विलय का मोल क्या है, तो विलय का मोल स्मॉल n है, बिलियन का मोल क्या है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट ना। अब इसी के अकॉर्डिंग टू हम पुनः चलते हैं विलायक का मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए कि विलायक का मोल अंश क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, विलायक का मोल अंश अगर हमें निकालना है तो हम लिख लेंगे कि चूंकि x विलायक यानी विलायक का मोल अंश बराबर, सर जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल में हमें भाग देना है। किसके मोल से, तो भाई उसके मोल में हमें भाग दे देना है बिलियन के मोल से। तो डेफिनेशन फुलफिल हो गया, किसी बिलियन के प्रति एकांक मोल में उपस्थित विलायक के मोल को विलायक का मोल अंश कहते हैं। तो x विलायक इज इक्वल टू, अब देखिए विलायक का मोल आपने क्या माना, कैपिटल N, बिलियन का मोल क्या है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये फॉर्मूला हो गया विलायक के मोल अंश का।
इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। देखिए विलय का मोल अंश भी हमें निकल चुका है और विलायक का मोल अंश भी हमें मिल चुका है। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को ना। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से आराम आराम से पढ़िए, कहीं धड़फड़ाहट वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। अब समीकरण जोड़ते समय हम LHS को LHS में और RHS को RHS में ऐड कर देंगे। तो x विलय प्लस x विलायक, x विलय का वैल्यू देख लो क्या है सर, x विलय का वैल्यू है स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सो यहाँ हम लिख लेते हैं स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस x विलायक का वैल्यू क्या है कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N ना। तो हमने ये कर दिया सर। अब आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं x विलय भाई मेरे x विलय प्लस x विलायक। तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट होगा कि LCM तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो ही जाएगा। अब ऊपर भी स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो गया इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ कि अतः किसी भी बिलियन के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे, चाहे वह 1 विलय हो, 2 विलय हो, 10 विलय हो, 20 अवयव से मिलकर बिलियन बना हो, सबका मोल अंश अगर हम जोड़ देंगे तो वह सबका मोल अंश मिला के हमें कितना पूरना चाहिए, एक पूरा तो सही है, एक नहीं पूरा तो गलत है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो बिलियन का मोल अंश इकाई होता है, ऐसे भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध करें कि बिलियन का मोल अंश क्या होता है, बिलियन का मोल अंश इकाई होता है। तो बिलियन का मोल अंश इकाई होता है, आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस के जरिए सिद्ध करके दिखा देना है कि बिलियन का मोल अंश इकाई होता है। अब देखिए एक्चुअल में मोल अंश का कोई मात्रक नहीं है, मोल अंश जो है मात्रकहीन है। हम यहाँ लिख देते हैं मोल अंश क्या होता है सर, मात्रकहीन होता है। अब मोल अंश क्यों मात्रकहीन होता है इस बात को भी समझिए। देखिए मोल अंश सर मात्रकहीन इसलिए है कि ऊपर भी जैसे विलायक का मोल है, बिलियन का मोल है, तो विलायक का मोल, मोल का मात्रक मोल चूंकि खुद एक मात्रक है, तो मोल बटा मोल कट जाएगा ना। और मोल बटा मोल जब कट गया तो क्या बचा, एक तो किसी का मात्रक हो नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम बोल देंगे मात्रकहीन, कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। अब पिछले लेक्चर में एक ट्रेंड था कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड जो है वह ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा और कौन सा मेथड ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होगा, इस बात को भी हम आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि इस बात को हम आप लोग डिस्कस करें तो हम पाएंगे कि मोल अंश ताप में परिवर्तन के कारण क्या होता है, नहीं बदलता है ना। ताप कितना भी बदल जाए लेकिन मोल अंश नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसे द्रव्यमान के सापेक्ष हम व्यक्त कर रहे हैं, आयतन के सापेक्ष व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बदलता वही है जिसमें आयतन होता है, वो कतई नहीं बदलता है जिसमें केवल और केवल द्रव्यमान होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मोल अंश बस इतना ही है। तो आपने क्या समझा इस टॉपिक के अंदर भाई? आपने यहाँ पर ये समझा। चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बतलाता हूँ कि मोल अंश क्या है। जैसे अब मोल अंश के सिचुएशंस को मैं डिस्कस करूँ और देखूँ इसके एक एक चीज़ों को, तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? ध्यान से देखिए और समझिए चीज़ों को। सर मान लीजिए कि हमारे पास दो अवयव है, एक अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है। ये दोनों मिलकर बिलियन बनाया, जिसमें ए जो है हमारे पास वो 2 मोल है और बी हमारे पास 3 मोल है। तो भाई मेरे बिलियन कितना मोल हो गया? 5 मोल हो गया ना। विलय का मोल जो विलायक का मोल इज इक्वल टू बिलियन का मोल। अब इसमें यदि हमें ए का मोल अंश निकालना है, एक्स ए निकालना है, तो हम ए का मोल लेंगे।
और ए के मोल में किसके मोल से भाग दे देंगे, बिलियन के मोल से भाग दे देंगे। भाग दे देते हैं 0.4 बचे 20, 0.4। अगर हमें इसी प्रकार से विलायक का मोल अंश निकालना है XB, तो 3/5 0.6, मतलब ऐसे करके मोल अंश निकल गया। अब दोनों कंपोनेंट को जोड़ लीजिए, ए और बी का मोल अंश, तो आप पाइएगा कि 1 है। या बहुत बार जब पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो 1 नहीं पुर के उसके समकक्ष तक पहुंचता है। तो ऐसा सिचुएशन भी हो जाए तो आप समझिए कि आपका मोल अंश का वैल्यू सही है। तो किसी भी बिलियन में उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं, सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल इकाई मतलब क्या, 1 होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। इस पर इतना ही टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था मोल अंश, लेकिन जितना छोटा है उतना ही शानदार है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है, सिद्ध करें कि मोल अंश इकाई होता है। तो जैसे आपने पीछे के लेक्चर में सिद्ध किया, उस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। और इस पर एनसीईआरटी क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो सर देखते हैं किस तरह का एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। हम आसानी से धीरे धीरे करके एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीईआरटी ने मोल अंश के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस लिख रखा है, तो चारों पांचों क्वेश्चन को बारी बारी हम आप लोग डिस्कस कर लेंगे। आसान तरीका से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो भाई देखो क्या कहता है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10%, उसमें भी वेट बटा वेट द्रव्यमान के अनुसार है। तो विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करें। ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। जल का सूत्र क्या होता है, H2O इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा, जिसमें ये ग्लूकोज हमारा 10% है और जल हमारा 90% है। तो कहता है कि इसका भी मोल अंश निकालिए, इसका भी मोल अंश कैलकुलेट करिए और इसका भी मोल अंश कैलकुलेट करिए, दोनों का मोल अंश कैलकुलेट करिए। अब वेट बाय वेट है, तो हम मान लेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का जो वेट है 100 ग्राम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 ग्राम माने, 100 ग्राम हम इसलिए मान रहे हैं कि 100 ग्राम का 10% 10, 90% 90 हो जाएगा। ज़्यादा हमें कैलकुलेशन का टेंशन नहीं पड़ेगा। आपको करोड़ों मानना है, जो मानना है, X Y Z अल्फा बीटा गामा ABCD फलना ढकना चिलना, जो मानना है ना मान लो सर, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो भाई 100 का 10% 10 ग्राम हो गया और 100 का 90% 90 ग्राम हो गया। अब इसका हम अनुभार निकाल लेते हैं, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अनुभार देखिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, 6 को कार्बन है तो 12×6 72। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 16 96। टोटल जोड़ लेंगे तो 180 ग्राम प्रति मोल। देखो भाई, हम यहाँ नहीं समझने का कोई रीजन ही नहीं छोड़ना चाहते, सारा कुछ हम आपको बतला रहे हैं ताकि आप शून्य से एक वीडियो देख के क्वेश्चन को समझ सके आप। हाइड्रोजन का परमाणु भार आपने 1 देख रखा है, 2 है तो 2, ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या करेंगे सर, दोनों का मोल निकाल देंगे। N ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल, तो ग्लूकोज का भार, जिसका मोल निकालना होता है उसका भार बटा अनुभार। मोल का सूत्र ही होता है, मोल बराबर भार बटा अनुभार। ये एक मोल का बहुत ही साधारण सा सिंपल सा सूत्र है। मोल को जनरली हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, भार को हम लोग X मान लेते हैं और अनुभार को WT। इस सिचुएशन में आप मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हो सर। तो आ जाओ, दिया गया भार 10 ग्राम, अनुभार कितना है, 180 है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 और 0 फाइनली कैंसिल हो गया। 0 0 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा सर, 1/18। ये ग्लूकोज का मोल आ गया। अब हम जल का मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। N जल, ये जल का मोल, तो जल का मोल दिया गया भार बटा अनुभार 18 × 5 = 90। लीजिए जल का भी मोल आ गया।
अब हम बिलियन का मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, n बिलियन। तीनों चीज़ का, जिस बिलियन में हमें मोल अंश कैलकुलेट करना है उसका मोल, और जिस अवयव का कैलकुलेट करना है सबका मोल हमें बारी बारी से पहले कैलकुलेट कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा सर, 1/18 प्लस 5, तो 18 बच्चे 90, 1 91 बटा कितना 18, ये इसका मोल हो गया। अब हमें बारी बारी से ग्लूकोज का मोल अंश कैलकुलेट करना है और जल का मोल अंश कैलकुलेट करना है। तो भाई मेरे, हमने आपको बताया कि जिसका मोल अंश कैलकुलेट करना है, जैसे x ग्लूकोज का करना है, तो ग्लूकोज के मोल में n ग्लूकोज के मोल में आप किसके मोल से, बिलियन यानी सॉल्यूशन के मोल से भाग दे दो। सो देख लो सर, x ग्लूकोज बराबर n ग्लूकोज 1/18। ग्लूकोज का मोल कितना है, 1/18 है। बिलियन का मोल कितना है सर, 91/18 है। देखो सर, 18 कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ पर 1/91 आ गया। अब निश्चित रूप से आप भाग दे दीजिएगा 1 में 91 से, तो जो भी होगा आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपली है, अब भाग देना आपका काम है, आप कर लो। अब उसके बाद आ जाइए जल के मोल अंश के ऊपर। भाई मेरे, जल का मोल अंश जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, x जल बराबर n जल बटा n बिलियन, ऐसा करके, तो हमें जिसका मोल अंश कैलकुलेट करना है उसके मोल में हम बिलियन के मोल से भाग दे देंगे। सो x जल बराबर बिलियन का मोल कितना है सर, 91/18। सॉरी, जल का मोल रखना है ना, जल का मोल कितना है 5 है, बिलियन का तो बटा में रखना है, तो यहाँ इसको हम हटा लेते हैं। 5 बटा बिलियन का मोल है 91/18। देखिए 18 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 18 25 कितना हो जाएगा 90/91। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखो, हमने आपको कहा कि बिलियन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योगफल 1 होता है। तो ग्लूकोज का मोल है 1/91 और ग्लूकोज का मोल अंश है 1/91, जल का मोल अंश है 90/91। दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही होगा ना, तो हमारा आंसर ऐसे करके फुलफिल हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में कम से कम 2-3 अंकों तक देख लीजिए कि क्या आंसर इसका आता है। तो एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। अब हम लोग एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन क्या है सर। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है मोल अंश को परिभाषित करें। देखिए, बहुत बार जब क्वेश्चन होता है ना कि परिभाषित करें, चाहे किसी भी कंपोनेंट को आप परिभाषित करें, तो आप क्या क्या लिखना चाहिए परिभाषा के अंदर ताकि बेहतर मार्क्स प्रारूप आ सके। तो सबसे पहले तो जो भी आपने परिभाषा लिखा है वो परिभाषा लिख दो, उसके जस्ट नीचे उसका सूत्र जरूर लिखिए कि सूत्र क्या होता है। आई होप कि इसका आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी जस्ट पढ़ा है मोल अंश किसे कहते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के बाद सूत्र निश्चित रूप से लिखिए, तभी आपके मार्क्स बेहतर हो पाएंगे और बेहतर नंबर आपको मिल पाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, तो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो या एक टेक्स्ट का क्वेश्चन हो, ये सब बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता। क्वेश्चन अच्छा है तो करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आंसर भी दिए हुए हैं, तो हम मोल अंश निकाल भी सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिख लेते हैं C2H6O2 के मोल अंश की गणना करें। भाई इसका मोल अंश निकालना है। अब किस में निकालना है, किसी के साथ उपस्थित तो होगा। यदि बिलियन में C2H6O2 का
20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब विलायक, जनरली जब इस तरह के क्वेश्चंस में विलायक नहीं दिया गया हो तो दुनिया में सबसे सुलभ विलायक माना जाता है वाटर। तो हम यहाँ पर विलायक किसको मान देंगे सर, वाटर को मान देंगे, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें विलायक के बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। ये 20% है तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 80% हो जाएगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन, वेट इसका हम मान लेंगे 100 ग्राम, तो इसका वेट हमारे पास x जो हो गया 20 ग्राम हो गया, और इसका वेट हमारे पास 80 ग्राम हो गया। अब हम पहले दोनों का अनुभार निकाल लेते हैं। इसका अनुभार निकालेंगे तो आपने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में देखा, कार्बन 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 1 6 गो है तो 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 दूना 32 हो जाएगा, 24 36 32 62 आ गया इसका अनुभार। इसका अनुभार अगर हम कैलकुलेट करें तो आपने पीछे भी कैलकुलेट किया, जल का अनुभार 18 ग्राम प्रति मोल आ जाता है। अब बारी बारी से हम दोनों का मोल कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का ही मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। दिया गया भार बटा अनुभार, दिए गए भार में हम अनुभार से भाग दे देंगे तो मोल आ जाएगा। 2 से काट लेंगे सर 31 हो जाएगा, और ऊपर 10 हो जाएगा, तो इसका मोल हो गया 10/31। अब आइए इसके मोल के अंदर और इसके मोल को हम कैलकुलेट करें कि इसका मोल क्या हो गया। दिया गया भार बटा अनुभार, भाई मैंने दिया गया भार तो इतना है नहीं, दिया गया भार कितना है, दिया गया भार 80 है और अनुभार कितना है 18। इसको भी कट कर लेते हैं, ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा ना, तो n बराबर 2 से हमने कट कर लिया, 40/9। अब देखिए हमें बिलियन का भी तो मोल चाहिए, n बिलियन ना, तो बिलियन का मोल बराबर विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, दोनों मोल को हम ऐड कर लेंगे और क्या करेंगे 10/31 प्लस 40/9। अब इसको आप सॉल्व करिए आराम से बिना किसी झंझट के साथ और सूत्र लगा दीजिए सर। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलस पूछ रहा है तो X(C2H6) बराबर, अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल जो आप माने हैं स्मॉल n माने हैं, तो हम भी यहाँ कर देंगे स्मॉल n बटा बिलियन का मोल, बिलियन का मोल n बिलियन लिखा हुआ है तो n बिलियन हम लिख देंगे। इसलिए X(C2H6O2) बराबर, अब देखिए स्मॉल n का वैल्यू कितना है आपके पास 10/31 है ना, 10/31 है, और ये वैल्यू आप सम कर लीजिए। सम करने के बाद जो भी आए यहाँ रख दीजिए। यहाँ जैसे ही वैल्यू आप पुट करिएगा तो आपको फाइनल आंसर पता चल जाएगा। और आपका आंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.068, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो निश्चित रूप से इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। अब चलते हैं एनसीईआरटी के अगला क्वेश्चन के ऊपर कि एनसीईआरटी ने आगे मोलस पे और क्या क्या लिख रखा है। तो एनसीईआरटी का मोलस के ऊपर एक ये भी क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी ने मोलस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं आप देख रहे हैं कि सब में विशेष तौर पर परसेंटेज दिया हुआ है। सेम तरह का क्वेश्चन यहाँ भी आंसर आपके पास है। हम दोनों कंपोनेंट का अलग अलग मोल कैलकुलेट कर लेंगे। 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6 प्लस, उसके अलावा क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और ये दोनों मिलकर बिलियन बना रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा 30% दिया हुआ है तो इसको 70% होना पड़ेगा। अब बिलियन का वेट हम 100 ग्राम मान लेते हैं भाई मेरे, तो इसका वेट आ जाएगा 30 ग्राम और इसका वेट आ जाएगा 70 ग्राम ना। अब हम बारी बारी से दोनों का मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अनुभार तो पहले निकालेंगे, 6 का 72 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 78 ग्राम प्रति मोल। अब इसका भी अनुभार हम निकाल लेते हैं। देख लीजिए कार्बन 12 और कैलोरी 35.5 होता है, 4 गो कैलोरी है
35.5 को 2 से गुना कर लीजिए 71, 71 को 2 से गुना कर लीजिए 7 गुना 14 ना 142, तो टोटल कितना हो जाएगा 154 ग्राम प्रति मोल। ये CCl4 का अनुभार आ गया। अब बारी बारी से बेंजीन के मोल को हम स्मॉल n मान लेते हैं। स्मॉल n बराबर या NC6H6 ऐसा भी मान सकते हैं, बराबर दिया गया भार बटा अनुभार। हमें उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा निश्चित रूप से। फिर आ जाइए इसके अंदर, हम मोल निकाल लेते हैं NCCl4 का। दिया गया भार बटा अनुभार, दिया गया भार 70 है, अनुभार 154 है, 154 यहाँ हम लिख देंगे ना, अनुभार 154 हो गया। अब जो भी आएगा कैलकुलेट करके इसको हम फाइनली n बिलियन में तब्दील कर देंगे, बिलियन का मोल निकाल देंगे। तो भाई मेरे बिलियन का मोल क्या हो जाएगा, बिलियन का मोल हो जाएगा 30/78 प्लस 70/154। अब देख लो हर एक चीज़ का मोल आ चुका है। अब आपको जिसका मोल अंश कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व आप खुद कर लेना। अब जिसका भी मोल अंश कैलकुलेट करना है, जैसे हमको कैलकुलेट करना है XC6H6, तो हम क्या करेंगे NC6H6 इसके मोल में n बिलियन के मोल से भाग दे देंगे। अब आपके पास NC6H6 का वैल्यू है, बिलियन का मोल का वैल्यू है, रखो भाग दे दो, देख लो आपका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। ये जब कैलकुलेट हो जाए तो पुनः दूसरा क्वेश्चन भी है आपके पास XCCl4, तो NCCl4 इसके मोल में हम बिलियन के मोल से भाग दे देंगे और देख लेंगे कि क्या सिचुएशन आने वाला है। अगर आंसर मैच कर गया तो मतलब कैलकुलेशन सही है, आंसर नहीं मैच किया तो कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चंस को आप करके देख लीजिए कि क्या सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, क्या सीन क्रिएट होने वाला है। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रारूप पर है, देखते हैं क्या दिया गया है एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने मोल अंश पर टोटल 5 क्वेश्चन लिखा था। देख लो भाई, हमने कहा ना बिल्कुल इसी प्रारूप पर है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम है, 20% W/W वेट के अनुसार जलीय विलयन में जलीय KI का मोल अंश ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए बातें, और थोड़ा सा समझने के बाद इजी वे में इसे आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, KI है, KI किसमें घुला हुआ है, H2O में घुला हुआ है, = बिलियन है। तो कहता है कि ये 20% है। सेम अगर पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन नहीं समझा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मान लीजिए इसका जो वेट है हमारे पास वो 100 ग्राम है ना, वाट को हटाकर हम 100 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 20 ग्राम हो जाएगा, ये हमारे पास 80 ग्राम हो जाएगा। हम अनुभार निकाल के इसका मोल निकाल देंगे, इसका मोल निकाल देंगे, और फिर बिलियन का मोल निकालने के लिए KI का मोल और H2O का मोल जोड़ देंगे तो बिलियन का मोल हो जाएगा। इस प्रकार से जब सब चीज़ का मोल आ जाएगा हमारे पास, तो जिसका मोल अंश कैलकुलेट करना है उसके मोल में हम बिलियन के मोल से फाइनली भाग दे देंगे। कैलकुलेट हो जाएगा इस प्रकार से। आंसर के लिए आप देख लेना, आंसर KI का दिया हुआ है कि KI का मोल अंश पूछता है, तो आंसर दिया हुआ है 0.0263। तो आप करके देख लेना आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है आपका। ये था मोल अंश और मोल अंश से संबंधित एनसीईआरटी प्रश्नावली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक होगा। आप भी अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार से एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचे बिना किसी समस्या के साथ, आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को कर पाए और बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में जेई के अंदर, नीट के अंदर आप स्कोर कर पाए, तो आप जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जुड़िए अपने साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद।